आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 13 अक्टूबर की शाम का दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। कारण है आसपास के इलाकों में पराली का जलाया जाना। पंजाब में कैसे जल रही है पराली और कैसे मिटाए जा रहे हैं उसके निशान, बताएंगी ग्राउंड पर मौजूद हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल। और हाथरस गैंगरेप केस में पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों वे चाहती हैं कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो और पीड़ित परिवार क्यों करवाना चाहता है यूपी से बाहर केस की सुनवाई। वहीं कोरोना काल में अब बायोमेडिकल वेस्ट भी बेतहाशा बढ़ गया है। पूरे देश में कोविड की वजह से 18,000 टन से ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ है। तो इसका क्या विकल्प है और कैसे ट्रीट किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट, जानेंगे। और साथ ही सुनवाएंगे लालू यादव की जन्मभूमि फुलवारिया में लोगों से की गई खास बातचीत। लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आज मुंबई में प्रदर्शन किया। इसके अलावा शिरडी में साधु संत अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर राज्य विधानसभाओं में 9 नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी, यानी देर रात तक नतीजे आ जाएंगे। हाथरस गैंगरेप कांड में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने करीब 3 घंटे घटनास्थल पर बिताए, जहां पर वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर ही सवाल जवाब हुए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड फेंका गया है। घटना बीती रात की है, जब वो घर में सोई हुई थी। तीनों बहनें नाबालिग हैं और उनका इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में चल रहा है। एसिड फेंकने का कारण अब तक अज्ञात है। दिल्ली की हवा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आज सुबह वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। स्थानीय लोगों की माने तो आंखों में जलन होने लगी है। अनुमान है कि दिल्ली की हवा अभी और खराब स्थिति में पहुंच सकती है। WHO प्रमुख ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी अहम भूमिका बताई। उन्होंने भारत के आरोग्य सेतु ऐप की भी तारीफ की और कहा कि भारत में लाखों लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया, जिससे स्वास्थ्य विभागों को क्लस्टर क्षेत्रों की पहचान करने और वहां टेस्टिंग बढ़ाने में मदद मिली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं और 706 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 1,09,000 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। और व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और उन्होंने फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित किया। यह है न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मैं अमन गुप्ता हूं। दिल्ली की आबोहवा खराब होना शुरू हो गई है, जैसा आमतौर पर इन दिनों हर साल होता है। कारण वही पराली का जलाया जाना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक 21 से 29 सितंबर के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के लगभग 700 मामले रिपोर्ट हुए और आए दिन ये बढ़ रहे हैं। वहीं आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रहा, जो बेहद खराब स्तर का माना जाता है। यानी पर्टिकुलेटेड मैटर या PM10 कह लीजिए, उसका स्तर 332 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो इस मौसम में अब तक का सर्वाधिक है। भारत में PM10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम रहता है तो उसे सुरक्षित माना जाता है। दिल्ली के स्थानीय लोगों की माने तो आंखों में जलन होने लगी है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार बायोडिकम्पोजर का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। आज नरेला के हिरनकी गांव में 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव किया गया। 25 दिन बाद ये खाद में तब्दील हो जाएगा। वहीं इस समस्या के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, सुनिए। हम हर बार इस समय बात करते हैं कि साहब ये पराली का जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली की देन नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। देन की भी बात नहीं है, समस्या की भी है कि खाली दिल्ली को प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को और खास तौर पर पराली के पॉल्यूशन को नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं किया। पूरे साल हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। इसका नुकसान
सिर्फ दिल्ली को नहीं उठाना पड़ रहा, दिल्ली के लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका नुकसान केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। उधर पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाओं पर ग्राउंड से रिपोर्ट करने आज तक रेडियो की संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल पहुंची हैं। वे अभी अमृतसर में थीं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि वहां ग्राउंड पर कैसे हालात हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय पंजाब में एक कश्मकश चल रही है जो फार्मर्स हैं और जो पंजाब की सरकार है और जो अथॉरिटीज है उनके बीच में। एक तरफ किसान है जो कहते हैं उनको ना किसी तरीके का मुआवजा मिला है, ना ही किसी तरीके की मदद मिली है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि उनके बस में जो भी है, जिस तरीके से वो किसानों को समझा सकते हैं, चाहे वो वैन्स हो जो गांव गांव में जा रही हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो एफएम हो, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय जो देखने को मिल रहा है, अमृतसर एपिसेंटर बना हुआ है। सबसे ज्यादा केसेस अमृतसर से आए हैं। अमृतसर के आसपास के इलाकों में हम घूमे हैं, हमने देखा है कि छोटे छोटे गांव में भी कई जगह पराली इस समय जलाई जा रही है। और देखिए, इसका जो असर पड़ता है सीधा दिल्ली पे पड़ता है। आज की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक वो इंडेक्स है जो आपको बताएगा कि आप जो हवा जो आप सांस ले रहे हैं, जिस तरीके की हवा आपके पास है, तो वो आपके लिए हानिकारक है, अच्छी है, मॉडरेट है, किस तरीके की है। आज वो नंबर गिर चुका है, वो 332 हो चुका है। इसका मतलब आप जो हवा है इस समय दिल्ली की, वो पॉइजन है एकदम। इतनी हालत खराब अब हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले आने वाले दिनों में ये हालत और खराब होगी। ऐश्वर्या, जब पंजाब सरकार ने पराली के निपटान के लिए आज से 2 साल पहले बायोमास प्लांट की शुरुआत करी थी, उनका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? उन प्लांट्स की क्या हालत है वहाँ? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ जगह हम गए थे, हम अमृतसर के अंदर ही ऐसी 2 जगहों पे गए थे जो सरकार के हिसाब से तो जहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं उनको पराली को लेना चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड पे हो नहीं रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो जो किसान लोग की जो बात बोल रहे हैं वो ये है कि सरकार जो बोलती है, जो जिस तरीके की बातें टीवी पे आके कही जाती हैं और जो अखबारों में कहा जाता है उसमें और जो ग्राउंड पे हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, पंजाब के अंदर हर साल 20 टन पराली होती है। अब 20 टन पराली का इस्तेमाल करने के लिए आपको उसी तरीके की बाकी चीजें भी आपके पास होनी चाहिए, सारी इंडस्ट्रीज उसके अंदर लगी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इकट्ठा भी करके रखना चाहते हैं तो आपके पास उस तरीके का लैंड होना चाहिए। सरकार के पास इस समय तो ये चीजें नहीं है। तो इसीलिए जो कहा जा रहा है, जो टीवी में भी आ रहा है, जो अखबारों में भी आ रहा है, वो ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पिछले साल से इस साल के अंदर 5 गुना ज्यादा पराली जलाई जा रही है और पिछले 24 घंटे के अंदर 600 जो है स्पॉट और हॉटस्पॉट्स पाए गए हैं पंजाब और हरियाणा के अंदर। और आने वाले समय के अंदर अगले 15 दिनों में ये नंबर बढ़ के जाएगा। जी, अच्छा ऐश्वर्या, पंजाब सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। तो अब जब किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है तो फिर इससे बचने के लिए किसान किस तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, किसान बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। कल भी हमने देखा था, एक जगह किसान ने, काफी बड़ा खेत था, उसमें किसान ने आग लगाई और आग लगाने के तुरंत बाद ही उसने उस पर हल चला दिया। वो एक ट्रैक्टर के साथ आया और वो पूरे ट्रैक्टर को उसने अपने फार्म पे चला दिया। मिनटों के अंदर जो आग लगाई तो पोल्यूशन तो हुआ ही हुआ, धुआं दूर से दिख रहा था, लेकिन अगले 10-15 मिनट के अंदर वो ट्रैक्टर लेके उसी फार्म पे आया और उसने जब इसको प्लो करना शुरू किया तो आधे घंटे बाद पता ही नहीं चला कि वहां पे आग लगी थी या नहीं लगी थी। तो ये काफी फार्मर्स यहाँ पंजाब के अंदर अब ऐसा करने लग गए हैं। दूसरी बात, कई फार्मर्स अब रात के अंदर भी आग लगाते हैं। शाम के समय 6:30-7 बजे जब उन्हें मालूम है कि अब तो कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, तब वो लोग ये काम अब करने लग गए हैं। इसमें एक तरफ से अगर देखा जाए तो फार्मर्स का ये कहना है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें पैसे दीजिए तो हम ये सब नहीं करेंगे। तो एक कशमकश चल रही है पंजाब सरकार और फार्मर्स के बीच में। अच्छा ऐश्वर्या, आपने बताया कि किसान पराली जलाने के बाद उसके निशानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो एक बड़ी वजह है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या और भी कोई वजह देखती हैं आप ठोस कार्रवाई न होने की? और यहाँ पूसा कैप्सूल के छिड़काव जैसी कवायद क्यों नहीं दिखाई देती? देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपको समझने की जरूरत है कि हर आदमी कहीं ना कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है। या तो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई किसान है या उसकी खुद की फैमिली जो है खुद की फैमिली किसानों वाली होती है। तो एक जो सवाल उठता है वो उठता है एनफोर्समेंट पे। तो अभी पिछले 15 दिनों के अंदर ऐसे कई किस्से हुए हैं जहाँ पे पुलिस वाले और जो अथॉरिटीज हैं वो पहुंची हैं उन जगहों पे जहाँ पे पराली जलाई गई थी, लेकिन आसपास के किसानों ने मिलकर उनको भगा दिया वहां से।
दूसरी बात, पूसा की अगर बात करें तो पूसा ने 4 कैप्सूल बनाई है 20 रुपए के अंदर, लेकिन उनका भी कहना है कि किसी बड़ी इंडस्ट्री को इसके अंदर उतरना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसको मास स्केल पे बनाने के लिए वो काम पूसा नहीं कर सकता है। अब अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में छिड़काव कराने की, लेकिन आप उसको पंजाब तक कैसे पहुंचाएंगे, आप उसको हरियाणा तक कैसे पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, लोग कहते हैं, केजरीवाल जी की अगर बात करी जाए तो आप साल की शुरुआत में क्यों नहीं, जब ये तो हर सरकार के लिए होता है, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, ऐसा तो है नहीं कि लोगों को मालूम नहीं है कि ये कब होता है। तो आप एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप शुरुआत से अगर काम करेंगे तो 6-7 महीने के अंदर आप इसको इशू को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी इसके अंदर जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हर साल यही होता है। और इस साल भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली की हालत बद से बदतर ही होगी। ये थी आज तक रेडियो की संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, आज पॉडकास्ट सीरीज में इकोनॉमी की सुस्ती दूर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कितने असरदार हैं, इसी को लेकर हमारे साथी नितिन ठाकुर ने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के संपादक और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी से बात की है। तो इस पॉडकास्ट को आप जरूर सुनिए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हाथरस गैंगरेप केस में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आज सीबीआई की टीम ने बुलगढ़ी गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर छानबीन की। सीबीआई ने करीब 3 घंटे घटना स्थल पर बिताए, जहां वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर ही सवाल जवाब हुए। क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार किया था। इससे पहले कल मामले में लखनऊ बेंच की सुनवाई हुई थी और अब अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा केस लड़ रही हैं। वे निर्भया मामले में भी वकील रही हैं। उन्होंने इस केस को लेकर कुछ मांग की हैं, मसलन एसआईटी की जांच को सार्वजनिक न किया जाए और यूपी के बाहर इस मामले की सुनवाई की जाए। तो मैंने इन्हीं सवालों को लेकर उनसे बात की है। सीमा जी, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप क्यों नहीं चाहती कि एसआईटी की जो जांच है वो पब्लिक डोमेन में आए, क्या कारण है इसका? देखिए, इसके पीछे जो कारण ये है कि एक डिफरेंट तरीके का नैरेटिव चलना शुरू हो गया और जो भी एसआईटी की जांच में चीजें आ रही हैं, ये तो कंफर्म नहीं है कि उन आधार पर ही सारी चीजें डिसाइड होंगी। और भी अदर जो फैक्ट हैं वो पीड़ित परिवार भी रखेगा। बहुत लोगों के कोर्ट में स्टेटमेंट बाद में दर्ज होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे। लेकिन अगर ये रिपोर्ट पब्लिक की जाएंगी तो पब्लिक के बीच में एक अलग तरीके का नैरेटिव चलना शुरू हो गया। अभी जैसे कुछ आया कि दोनों परिवार के साथ कन्वर्सेशन है करीब इतने कॉल्स का, वो बहुत पहले का है जो कि, तो आप सोचिए कि अलग तरीके का, कहीं नहीं लड़की का लड़के के साथ जो है वो रिलेशनशिप था और ये मैटर जो है वो ऑनर किलिंग का है। अब देखिए लोग किस किस तरीके का परसेप्शन बनाने लगते हैं चीजों को लेकर के। तो मेरा ये मानना है परिवार का कि ये चीजें अभी इसको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। इसका मतलब यही है कि कम से कम एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, एक अलग तरीके का नैरेटिव नहीं बनेगा। वहां पर जो लोग रह रहे हैं वहां पर आपने देखा भी कि कास्ट का इशू भी एक एंगल लोग लेकर के काम करना शुरू कर दिए, तो वो चीजें नहीं होंगी जिससे अननेसेसरी में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो। वहां पर लोग आपस में अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि ये चीजें ना अभी पब्लिक की जाए। अच्छा सीमा जी, इस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है, पीड़ित परिवार का क्या रुख है, वो क्या सोचता है इस जांच को लेकर? देखिए, सीबीआई जांच को लेकर के परिवार का ये कहना था कि स्टार्टिंग से ही जिस तरीके से वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ में पूरा केस को लेकर के नेग्लिजेंसी दिखाई, उनकी बेटी का जो अंतिम संस्कार का मौका था वो छीन लिया, तो बच्ची को रात में जला दिया, तो वो बहुत ही पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। तो उनका कहना है कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में हो जाए, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा मीडिया में वो बार बार बात कर रहे हैं न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो। तो सीबीआई का जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने भी एफिडेविट फाइल किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि हम चाहते हैं कि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे इस केस को, तो उसमें आपकी मॉनिटरिंग हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हो। तो ये तो राज्य सरकार खुद ही बोल रही है और यही पीड़ित परिवार का पक्ष है कि इसका मॉनिटरिंग जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हो। जी सीमा जी, यूपी के बाहर केस की सुनवाई हो ऐसा आपने कहा है, चूंकि पीड़ित परिवार चाहता होगा, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे परिवार जो है उसका कहना है कि यहाँ पर हमारी सुरक्षा का सवाल है
और जिस तरीके से नेग्लिजेंसी सिस्टम ने दिखाई, तो उनको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि वहाँ अगर हाथरस में ये ट्रायल होगा इस केस का, तो इस तरीके की सारी चीजें मतलब हो पाएंगी उनके फेवर में। और पीड़ित परिवार को हम सभी ने देखा था कि जो सेंगर वाला मैटर था, पूरे परिवार को इस तरीके से उन्होंने, जो सेंगर है इस टाइम जेल में है, उसने पूरे परिवार को खत्म करवा दिया उस बेटी के। तो आज तो उनके पास पुलिस है, कल नहीं होगी, उनको कोर्ट में बार बार जाना है, कौन उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। तो अगर ये केस दिल्ली या मुंबई ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पर सुरक्षा का इतना इश्यू नहीं होगा, इसलिए उनकी डिमांड है कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए। ये थी हाथरस केस में वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़ी कल एक और खबर आई गोंडा से। यहाँ 3 दलित बहनों पर एसिड फेंका गया। घटना बीती रात की है। तीनों बहनें नाबालिग हैं और उनका इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब तीनों बहनें घर में सोई हुई थीं तब उनके ऊपर एसिड फेंका गया। 2 बहनें मामूली रूप से घायल हैं जबकि एक गंभीर है। हालांकि एसिड फेंकने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को घेरा है। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? 2 तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा 2 तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। कोरोना के बाद अब उससे बचने के लिए इस्तेमाल में लाई गई चीजों का बायोमेडिकल कचरा नई मुसीबत बन रहा है। पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स जैसी तमाम चीजें मिलाकर 4 महीने में ये बायोमेडिकल कचरा 18,000 टन से ज्यादा हो गया। एग्जैक्ट आंकड़ा है 18,006 टन। इसमें महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा 3,587 टन रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये आंकड़े दिए हैं। अकेले सितंबर में ही देश भर में करीब 5,500 टन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न हुआ। ये किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। अब ऐसे माहौल में चूंकि ये चीजें जरूरी भी हैं, तो इसका विकल्प क्या हो, इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, यही पूछा मैंने पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़ से। तरह के बायोमेडिकल वेस्ट का एक तरह से साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण करना या उसका मैनेजमेंट करना भी जरूरी है। अदरवाइज हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पहले ही एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर रहे हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर इंडिया में बहुत पुअर स्थिति है, प्रॉपर प्लान नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के तमाम जगह बायोमेडिकल वेस्ट जलाया जाता है अनसाइंटिफिकली, उसका प्रॉपर निस्तारण नहीं होता है। तो ऐसे में ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही कमजोर था और अब और ज्यादा दबाव आया है। तो इसके लिए सरकारों को ठोस नीति बनानी होगी, उसको तेजी से इम्प्लीमेंट करना होगा। जहां तक विकल्प की बात है तो इसके विकल्प एक्सपर्ट सुझा सकते हैं। दूसरा, लोगों को अवेयर करने की भी जरूरत है कि कौन सा मास्क यूज करना है, एक मास्क को कितने दिन यूज किया जा सकता है, कितने दिन नहीं किया जा सकता, कौन कौन सी चीजें वॉशेबल हैं। कुछ ऐसे मास्क हैं जो वॉशेबल है, उनको वॉश करके कई दिन तक उपयोग किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। इसके अलावा लोग देख रहे हैं कि जो वॉशेबल हैं उनको भी एक बार यूज करके फेंका जा रहा है, तो उससे बायोमेडिकल वेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल इस पर एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है, वो भी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद। विक्रांत जी, बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के क्या क्या तरीके होते हैं? इसकी प्रक्रिया सिंपल है। देखिए, अभी तक जो मान्यता है या जो बड़े लेवल पर जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है वो हमारे हॉस्पिटल से होता है, सरकारी, प्राइवेट या क्लिनिक से जनरेट होता है। तो इस बायोमेडिकल वेस्ट को जो सर्टिफाइड एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एरिया वाइज होते हैं और देश में गिने चुने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड लैब्स हैं या इस तरह के एक तरह से मान्यता प्राप्त संस्थान है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उनको एनओसी लेनी होती है। वो इस वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट को, चाहे कोविड है चाहे नॉन कोविड है, उसको लेकर के जाते हैं और उसको एक पर्टिकुलर साइट पर जाके उसको मैनेज किया जाता है। उसको जितना रिसाइकिल किया जा सकता है, रिसाइकिल लाइक अगर कुछ है उसमें तो उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। कुछ वेस्ट को इंसिनरेटर में एक तरह से समाप्त किया जाता है, मतलब इंसिनरेटर मतलब जलाकर खत्म करना होता है।
तो वो एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हॉस्पिटल्स एक वेंडर को देते हैं जो सर्टिफाइड वेंडर होते हैं, मान्यता प्राप्त वेंडर होते हैं, और वो उसको ले जाकर एक अपने प्लांट पर, आसपास में जो भी उनका प्लांट है नियरेस्ट, वहां ले जाया जाता है और वहां उसको एक तरह से उसका निस्तारण होता है। ये पूरी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हॉस्पिटल्स में अमूमन सारा बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं किया जाता, उसके लिए वो दूसरी एजेंसीज पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन वो एजेंसीज कितने अच्छे से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, किस स्टेट में एजेंसीज है, किसमें नहीं है, ये सारा जांच ऑलरेडी चल रहा है। ऑलरेडी एनजीटी ने इसके ऊपर काफी डायरेक्शंस दिए हैं और बिहार स्टेट की, बल्कि कई स्टेट्स की इसमें बहुत पुअर स्थिति पाई गई थी कोविड से पहले का, जो हमें जानकारी है। ये थे पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़। बिहार चुनाव को लेकर पार्टियां इस बार मैदान में तो हैं, पर वर्चुअली मैदान में हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 4 जिलों की 13 विधानसभाओं में वर्चुअल माध्यम से निश्चय संवाद को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और एनडीए के प्रमुख घटक दलों के साथ मिलकर योजनाओं पर काम किया जाएगा। वहीं पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले अपने 15 नेताओं को जेडीयू ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उधर आज तेज प्रताप यादव ने हसनपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया और तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार चुनाव की तैयारियों और लोगों का रुख जानने के लिए दी लल्लन टॉप के हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी लालू प्रसाद यादव की जन्मभूमि फुलवारिया पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ युवाओं से बात की है, सुनिए। कुछ नौजवान हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी प्रिंस कुमार। प्रिंस, मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क है, मास्क है। तो मास्क कब लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, अभी थोड़ा गर्मी हो गया था इसके लिए। फोटो में मतलब कैमरा में पूरा फोटो नहीं आएगा, चेहरा नहीं? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। क्या करते हैं? जी अभी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में इस साल एडमिशन लिए हैं। ग्रेजुएशन में जी इस साल एडमिशन लिए हैं। वोट बन गया है? क्या वोट बन गया? वोट हाँ। पहले दिया है वोट? हाँ। ये पहली बार वोट है? नहीं, पहले 1 साल दे चुके हैं। 1 साल दे चुके हो? पिछले वाले इलेक्शन में 5। लोकसभा वाले में दिया था, विधायक विधानसभा वाले में। तो इस बार क्या देख के वोट देने वाले हो? इस बार सर हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ मंत्री जी भी हैं, लेकिन हमारे हथुआ में 0% विकास है। सिर्फ रोड बनवा देना ही विकास नहीं होता है। हमारे यहाँ पूरे गोपालगंज की भी अगर बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ मंत्री हैं, उनका तो ये फ़र्ज़ बनता है कम से कम एक मेडिकल या एक इंजीनियरिंग या एक यूनिवर्सिटी दें। हम लोग को ग्रेजुएशन के लिए छपरा जाना पड़ता है। यहाँ से छपरा है लगभग 150 किलोमीटर। अब समझिए कि इसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, जो भी जाते हैं कितना खर्चा पड़ता है। हमारा इस बार का मेन मुद्दा है कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। पहले हैशटैग गोपालगंज वांट यूनिवर्सिटी ट्विटर पे टॉप किया था पूरे बिहार में हम लोग। हाँ, आज को ट्रेंड करवाए थे हम लोग, उसका हम लोग भी हिस्सा थे। नेताजी से मिले नहीं? आपके यहाँ मंत्री हैं, पहले मास्क ऊपर करो जी। हाँ, मंत्री जी से मिले नहीं जाके? मंत्री जी से हम लोग मिलेंगे, मंत्री जी के यहाँ से कुछ 0 रिप्लाई आता है, कुछ और रिप्लाई नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? नितेश पांडे नाम है मेरा। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंटर में एडमिशन है। इंटर में एडमिशन लिया। बताओ क्या बता रहे थे मंत्री जी? क्या जी बोल रहे हैं, मैं मंत्री जी के पास एक बार गया था, जो आधार कार्ड बन रहा है उस पर साइन मोहर कराने के लिए। तो हम उनसे पूछे कि मेरे गाँव में ना रोड है ना नल जल है, वो भी बना है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो बोले हैं कि अब हमको जिताने का बारी आया है। तो मैं बोला कि 15 साल से आप ही को जिता रहा हूँ, तो अभी नहीं किए, तो आपको फिर किस बेस पे हम जिताएं? मेरा अंदर का मन आपको जिताने का नहीं मांग रहा है। तो मंत्री जी बोले कि एक बार और जिताइए, उसके बाद फिर हम आपका सड़क करेंगे। तो वो बोले कि हम बोले कि नहीं, अब आपको जिताने का मन नहीं है, आप आधार कार्ड पर साइन करें या नहीं करें, ये आपकी बात बनती है, करे या नहीं करे। तो मंत्री जी साइन कर दे, हम चले। जब हमारे गाँव में एक इससे पहले आए थे पिछले साल में मंत्री जी हमारे गांव में, तो मैं उनसे बोला कि आप मेरे गांव के साइड में ही गाड़ी लगा दीजिए, पैदल चलिए। तो पैदल मंत्री जब आए तो देखे रोड का विकास नहीं हुआ, तो बोले कि हम बनवा देंगे। तो मैं बोला कब तक बनेगा? तो बोले कि 2 साल में 3 साल में बन जाएगा। तो 2 साल 3 साल का एक बार तो हम लोग बहकाए में आ गए थे, दूसरे बार लालू जी से गठबंधन हुआ था तो हम लोग दिए वोट। इस बार हम लोग यहाँ का विधायक को चेंज करना चाहते हैं। विधायक को चेंज करके मानेंगे? आपकी ये बात अच्छी लगी मुझको कि पहले आधार कार्ड में साइन करवाने गए तब मंत्री जी सवाल पूछे, मंत्री जी गांव में आए तब आपने फिर सवाल पूछा। ये अच्छी बात है, नौजवानों को सवाल पूछते रहने चाहिए। तो फिलहाल क्या मुद्दे हैं? एक तो रोड का आपने बताया, नौजवानों के क्या मुद्दे हैं? आपका वोट पहली बार इस बार है कि पहले भी दिए? पहली बार है वोट में। पहली बार वोट है, तो पहली बार वोट जब देने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या सोच के वोट दो? ये सोचेंगे कि नौजवानों को कुछ नौकरी के लिए सरकार आएगी, उसको हम उस सोच के विकास के अपने गांव के बाद जितने भी हमारे गांव में विकास हो सबको सोच के हम वोट देंगे।
अब मेरा पहला वोट इस बार राजेश कुशवाहा को ही जाएगा। बस क्यों जाएगा, वजह क्या है? वजह है कि 15 साल विधायक रहते हुए भी आज तक हमारे गांव में नहीं आए हैं। नीतीश कुमार को तो सौतिया डाढ़ है, उनसे ज्यादा यहाँ का उनके वर्तमान विधायक का है, उनसे ज्यादा यहाँ का विधायक है जो अभी तक कोई कार्य। नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं, विधायक से? उनसे ज्यादा मानो वो तो मान लीजिए 50% नाराजगी है, इनसे हमको 150% नाराजगी है। वो तो मान लीजिए वहाँ का मुखिया है, यहाँ का मुखिया है तो ये भी कार्य करने नहीं आते हैं। ये थे दी ललन टॉप के हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी, जो लालू प्रसाद यादव की जन्मभूमि फुलवारिया पहुंचे थे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज दिन भर में बस इतना ही। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है हमारे साउंड के साथी कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के कार्यक्रम से जुड़ा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपकी कोई शिकायत है या आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें लिख भेजें radio@aajtak.com पर। इसके अलावा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी हम हैं। वहाँ आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको हर पॉडकास्ट का अपडेट समय से मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।